कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जब बिजनेस ओनर को लगने लगता है अब कारोबार मेरे इख्तियार में नहीं है। आप स्टाफिंग बढ़ा नहीं रहे हो तो वहाँ पे भी फिर बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। एक्सपर्ट हायर कर लेंगे पर चाहते हैं कि सारे डिसीजन खुद लें। फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं, जहाँ पे कैश की बात आएगी दे डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। आज के गेस्ट एक हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटजी और कंप्लायंस लीडर हैं जिन्होंने PwC से कैरियर स्टार्ट कर मैकेंजी न्यूयॉर्क तक अपना इम्पैक्ट छोड़ा है और आज सेंट्रल एशिया ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। ICAP चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर ऑफ कारोबारी पंचायत और रियल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। प्रेजेंटिंग यू मोहित सैफुद्दीन। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आप डिटरमाइन करते हैं कि ये अभी SME में था, अब SME नहीं रहा है? आपका स्टाफ कितना है, आपका कस्टमर बेस कितना है, ट्रेड का वॉल्यूम कितना है, इन्वेंट्री कितनी है। कौन से एक्सपेंसेस हैं जो ऑनर्स के ऑब्जर्वेशन में नहीं आते बट वो साइलेंटली प्रॉफिटेबिलिटी को खाते चले जाते हैं? बिजनेस के पैसों में से ही रेंट पे हो रहा है, घर के बिल्स पे हो रहे हैं, ग्रोसरीज पे हो रही है। असूल तो अच्छे बन जाते हैं, वो तो मुल्क में बहुत अच्छे बने हुए हैं बट किसी अप्लाई नहीं हो पाते। तो मैंने ऑरेकल ला के इम्प्लीमेंट कर दिया, बट मैं खुद इनकरेज कर रहा हूँ एज ओनर कि यार आप चेक बना के अभी पेमेंट कर दो, बाद में एंट्री देखी जाएगी, अभी टाइम नहीं है। जो हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स की, तो उनके पास फंड्स ही नहीं होते कि वो फर्स्ट डे कंसल्टेंट हायर करें। फाइलिंग 1000 रुपये 1500 रुपये में लोग करके दे देते हैं, उनको खुद फाइलिंग नहीं आती। कौन से ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो ऑनर्स फर्स्ट कैच में नहीं पकड़ पाते? मैंने प्रोक्योरमेंट एक ही बंदे से करनी है क्योंकि वो 1% 2% बढ़ा के बिल बना के देता है, वो 1% 2% मेरे हिस्सा है। जब कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो कुछ एम्प्लॉयज़ कर नहीं रहे होते पर उनके सामने हो रहा होता है, मगर वो खामोश रहते हैं, वो कहते हैं भाई हम क्यों बताएं। बंदा खुद ही क्लीन नहीं है तो वो शायद दूसरे को रिपोर्ट ना करे। कुछ हद तक FBR या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी वो छूटते हैं। कार्ड की पेमेंट्स पे टैक्स कट रहा है, बैंक टैक्स काट रहा है, सैलरी पे टैक्स कट रहा है, टैक्स लाइबिलिटी 10,000 बनती थी कट 11,000 गए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अच्छा, अमूमी तौर पे ये होता है जो कारोबार होते हैं उनकी सेल्स तो ग्रो कर रही होती है, प्रॉफिट दिख रहा होता है, रेवेन्यू दिख रहा होता है, बट कैश नहीं होता हाथ में। तो कैश अमूमी तौर पे जाता कहाँ है? कैश जो है ना वो 3 चीज़ों में फंस जाता है। एक तो कस्टमर ने पेमेंट की नहीं है आपको, इवन हम भी काम कर रहे होते हैं, पेमेंट्स हफ्ते बाद आ रही है, 10 दिन बाद आ रही है, 20 दिन बाद आ रही है, बहुत बार 1 महीने बाद भी पेमेंट्स आ रही होती है। पहली बात वहाँ चली गई। दूसरा, इन्वेंट्री फंसी हुई होती है आपकी। वर्किंग कैपिटल जो है ना वहाँ चले जाता है कैश आपका। जब तक पेमेंट्स रिकवर होती है, आप नई इन्वेंट्री बाय कर रहे होते हो, प्रॉफिट तो उसकी जगह आपको नज़र आ रहा होता है, बट एक्चुअल में पोजीशन ये होती है कि कैश नहीं होता। बहुत बार इनफैक्ट ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट है बट सैलरीज निकालते वक्त और मंथ के एंड पे एक्सपेंसेस रेंट वगैरह निकालते वक्त ओनर परेशान हो रहा होता है, कैश नहीं मौजूद होता। वो सारा इन्वेंट्री में और रिसीवेबल्स में फंसा हुआ होता है। स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके रिसीवेबल ज़्यादा ही होते हैं नॉर्मली, और प्लस उनकी रिसीवेबल्स की ट्रैकिंग भी अच्छी नहीं होती, तो बैड डेट बहुत ज़्यादा जारी होती है। अच्छा, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जब बिजनेस ओनर को लगने लगता है कि अब कारोबार मेरे इख्तियार में नहीं है, कि मैं कंट्रोल लूज़ कर चुका हूँ, क्या आ रहा है क्या जा रहा है अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या चल रहा है। मैं ओनर से ज़्यादा बिजनेस की बात करूँगा कि किसी बिजनेस में अगर मैं जाके बैठता हूँ तो मैं कब फील करूँगा, जब वहाँ पे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस तरह है, मैं अगर अकाउंट्स के बंदे के पास जा रहा हूँ, वो कह रहा है यार सर ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, या ये तो वो दूसरे बंदे कर रहे होंगे। दूसरे के पास जाता वो बोलता है यार ये तो पहले वाले कर रहे हैं। दोनों को साथ बिठाता हूँ तो नहीं, ये तो ओनर ने मना किया हुआ करने से। ओनर को बुलाता हूँ, वो बोलते नहीं मैंने तो इनको ऑथराइज किया हुआ, इन्होंने किया नहीं। जहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है ना पॉलिसीज़ के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है, वहाँ ऑलरेडी आपका बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और एक ग्रोथ होती है बिजनेस की। अगर रेवेन्यू आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, कस्टमर बेस बड़ी हो रही है, बट यू आर नॉट कीपिंग योर रिसोर्सेज अप टू डेट, आप स्टाफिंग बढ़ा नहीं रहे हो, तो वहाँ पे भी फिर बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। अच्छा, ये ऑनर्स जो हैं जैसे कि आपने भी तस्वीर करा, टीम कहते हैं हायर कर लेंगे, एक्सपर्ट हायर कर लेंगे, पर चाहते हैं कि सारे डिसीजन खुद लें। सारे डिसीजन नहीं लेना चाहते, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं। जहाँ पे कैश की बात आएगी, पेमेंट की बात डेलीगेट आएगी, नहीं करेंगे। डेलीगेट नहीं करेंगे। दे डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ही ट्रस्ट का है, और मोस्टली जो मिसट्रस्ट आता है वो आता है इस वजह से कि पहले कोई स्टाफ उनको ऑलरेडी जो है फ्रॉड करके भाग गया होता है या चूना लग चुका होता है, वहाँ पे फिर ये मसला आता है। नहीं, जैसे कि चलें ये तो आपका बैड एक्सपीरियंस पे डाल जाना है भाई, बैड एक्सपीरियंस रहा है। और बस ये फ्रॉड वाला सीन या ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना हमारे मुल्क में हो रहा हो, ये और दुनिया में भी होता होगा, बट वो तो डेलीगेट करते हैं ना। हमारे डेलीगेशन का इतना इशू क्यों है? हमारे यहाँ जनरली एक मेंटेलिटी भी ऐसी है। इवन आप फैमिली डायनेमिक्स में भी देखेंगे तो वहाँ भी यही होता है कि एक बंदा होता है वही सारे डिसीजंस ले रहा होता है, दूसरे को अलाउ नहीं होता कि आप डिसीजंस लो। फिर वही चीज़
फैमिली बिजनेस में भी रन करने लग जाती है। अगर एक फैमिली बिजनेस है, चाचा ताया अब्बा सब काम कर रहे हैं, तो जो बड़े होते हैं उनका डिसीजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो छोटे होते हैं उनको अंडरमाइन कर दिया जाता है कि यार आप नहीं बोलो, इस बात में हम देख लेंगे। तो ये जनरल हमारा डायनेमिक ही ऐसा है। आप किसी जो फैमिली में भी देख लो और बिजनेस में भी, वो घर दोनों का जगह माहौल ही ले आते हैं यही हम business डायनेमिक में। रहता है। सही सही। तो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट कोई भी बिजनेस जब बड़ा होने लगता है, इसका रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आप डिटरमाइन करते हैं कि ये अभी एसएमई में था, अब एसएमई नहीं रहा है, या अभी भी इसको एसएमई में फॉलो करना चाहिए? अच्छा, हमारे यहाँ रेगुलेटर्स जो है वो रेगुलेटर्स भी और कंसल्टेंट्स भी नॉर्मली सिर्फ रेवेन्यू बेस देख रहे होते हैं कि इतना रेवेन्यू 50 लाख से ऊपर फॉर एग्जांपल चला गया तो ये एसएमई में चला गया, 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो ग्रोइंग बिजनेस हो गया। मैं कहता हूँ रेवेन्यू इज़ नॉट द क्राइटेरिया। आपका स्टाफ कितना है, आपका कस्टमर बेस कितना है, ट्रेड का वॉल्यूम कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए टू डिटरमिन कि एक एसएमई है या एक ऐसा बिजनेस है जो अब एसएमई के मार्जिन से ग्रो करने वाला है, जिनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, जिनका कस्टमर का बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आपके पास 100 कस्टमर है और 2 स्टाफ है उनको हैंडल करने के लिए, डेट्स फाइन। बट अब अगर आपके पास 500 या 600 कस्टमर हो गए, जिसमें से 400 रिसीवेबल पे खड़े हुए हैं और अभी भी आपके पास सिर्फ 2 स्टाफ है, तो दे कैन ओनली कॉल लिमिटेड पीपल। वो रोज़ 400 लोगों से फॉलोअप नहीं कर सकते पेमेंट के लिए। यू नीड टू एक्सपेंड योर टीम। वो स्टेज होता है जब हम कहते हैं कि अब आप एसएमई से ग्रो कर रहे हो और एक बड़े बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो। तो एसएमई अमूमी तौर पे जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह की बात करते हैं तो पहले तो ऑनर कोशिश करता है कि खुद हिसाब रख ले, क्योंकि वो शायद प्रॉपर हिसाब को इतनी इज्जत नहीं देता जितनी उसको देना चाहिए शायद बिजनेस प्लानिंग के लिए। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ वो कहता है कि अब बेसिक बुक कीपिंग शायद इनफ नहीं है, अब प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना चाहिए ताकि इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाएँ। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कौन सी ऐसी टाइमलाइन होती है जिस पॉइंट पे उसे पहुँच कर ये फैसला कर लेना चाहिए, या किस पॉइंट पे पहुँच कर फैसला कर लेते हैं, या तो मेरे ख्याल से फैसला कर ही नहीं पाते? यहाँ तो हमारे यहाँ तो फैसला करना ही नहीं चाहते लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। और मुझे नहीं पता आपने कितने एसएमईज़ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे हुए हैं, हमने बहुत के देखे हैं और कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो यूजेबल ही नहीं होते, सिर्फ उनके दिमाग के नंबर्स होते हैं। मेरे हिसाब से तो जब एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तभी से उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा इतना रेवेन्यू हो गया या इतने कस्टमर हो गए तब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंस दूँ। हमने हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम पहले दिन से एक असेसमेंट कर रहे हैं कि कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिट क्या है, कितने रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं, कितने पेएबल्स हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। जब फर्स्ट डे से आपका रिकॉर्ड प्रॉपर होगा तो इट हेल्प्स यू आउट अलॉट, स्पेशली व्हेन यू वांट टू ग्रो, स्केल करना है बिजनेस को, कस्टमर बेस बढ़ानी है, तो वो तब हेल्प करती है आपको। अदरवाइज़ ये होता है कि आप बस एक रेवेन्यू बेस पे चलते हो, वही चलती रहती है, ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि आपका कैपिटल ड्रेन हो रहा होता है, आपको नहीं पता। सही है। और कैश की रिस्ट्रिक्शंस है, फिर पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉ हो गए बिजनेस के अंदर से। ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ सोल प्रोप्राइटर्स की कि बिजनेस के पैसों में से ही पर्सनल एक्सपेंसेस, रेंट पे हो रहा है, घर के बिल्स पे हो रहे हैं, ग्रोसरीज पे हो रही हैं। इनिशियली कोई एक अमाउंट सेपरेट नहीं कर ली जाती, ड्राइंग्स नहीं करते, उसी में से बिजनेस में से ही चलता रहता है। जो पेटी कैश पड़ा हुआ है उसी में से सारे एक्सपेंस हो रहे हैं। कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हाईलाइट्स नहीं होती आपके पास, और कोई स्टेज नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिजनेस आपने शुरू किया या इवन बिजनेस के बीच में आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी प्रॉपर रखनी है, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बिजनेस को जनरली एक अच्छी डायरेक्शन भी लेके जा सकते हैं। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है आपको हिसाब किताब रख रहे हैं, अपने घर के खर्चे भी इसी खाते चल रहे हैं, सब दुनिया जहान के एक्सपेंसेस यहीं से हो रहे हैं, तो अब बिजनेस के डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस का ही पता नहीं लग रहा, ये भी पता नहीं लग रहा सीओजी इसमें एक्जैक्टली कितने पैसे लगे थे। तो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो ऑनर्स के ऑब्जर्वेशन में नहीं आते बट वो साइलेंटली प्रॉफिटेबिलिटी को खाते चले आते अच्छा, बड़े एक्सपेंसेस कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं खाते, क्योंकि बड़े एक्सपेंसेस आपको नज़र आते हैं। छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, माइनर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के एक्सपेंस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट था, उसने एक वेबसाइट बनवा ली किसी से, ठीक है। अब वो वेबसाइट बनाने वाला अलग पैसे ले रहा था मंथली उनसे, फिर वो डोमेन के अलग पैसे दे रहे थे मंथली, फिर एक तीसरा बंदा अलग पैसे ले रहा था उनसे डोमेन के नाम पे। एक कन्फ्यूजन थी क्योंकि कंट्रोल नहीं था उस चीज़ पे, तो मल्टीपल जगह से एक वेबसाइट के लिए पेमेंट जा रही थी, जिस वेबसाइट के लिए 1 रुपये भी मंथली पेमेंट नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, तो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लीकेजेस ऑफ इनकम होते हैं जो ड्रेन कर जाते हैं कैपिटल को, क्योंकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं होते। होता अमूमी तौर पे ये है कि खासतौर पर कॉर्पोरेट से आ रहा हो तो उसको उससे पॉलिसी का वर्ड सुन रखा होता है, उसने कहा भाई पॉलिसी होता है, स्ट्रक्चर होता है, पॉलिसी तो बहुत बेहतरीन बना देता है, पेपर बन गई पॉलिसी, पर इम्प्लीमेंटेशन लैक करती है। तो क्या बुनियादी वजह होते हैं कि पॉलिसी तो बना लेते हैं, असूल तो अच्छे बन जाते हैं, वो तो मुल्क में भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, बट कुछ अप्लाई नहीं हो पाते। इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब मैनेजमेंट, या अगर छोटा बिजनेस है तो ओनर वो खुद सीरियस ले रहा हो उस पॉलिसी को।
ठीक है, स्टाफ क्या देखता है कि मेरा बॉस क्या चीज़ देख रहा है। अगर मेरा बॉस सिर्फ मुझे बोलता है यार ये पेमेंट, मैसेज आ जाता है मेरे पास यार ये पेमेंट क्लियर कर दो, ये चेक बना के भेज दो, तो मैं वो चेक बना के भेज दूंगा। अगर मेरा ओनर कहता है नहीं यार पहले पेमेंट का वाउचर बनाओ, उसके साथ चेक लगाओ, फिर मुझे भेजो और उसकी एंट्री सिस्टम में करो, तो मैं करूँगा। मैंने बहुत एक अच्छा सिस्टम बनाया, मैं कहता हूँ मैंने ओरेकल ला के इम्प्लीमेंट कर दिया, बट मैं खुद इंकरेज कर रहा हूँ एज ओनर कि यार आप चेक बना के अभी पेमेंट कर दो, बाद में एंट्री देखी जाएगी, अभी टाइम नहीं है। ओनर की इंटेंशन मैटर करती है इसके अंदर। सही। अच्छा, अभी आप इंटरनल ऑडिट पे फोकस कर रहे हैं, सही, एक्सटर्नल ऑडिट में भी काम करने का मौका मिला, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो रेलिवेंट हो जाती हैं इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट के हिसाब से छोटी कंपनीज़ के अंदर? एक्सटर्नल ऑडिट की कुछ कंपनीज़ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ तो अमूमी तौर पे होता ही है कि वो फाइनेंशियल्स आते हैं और वो साइन होके आ जाते हैं, प्रोसेस वगैरह तो होते नहीं हैं, और इंटरनल ऑडिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता एसएमई के अंदर। बट कौन कौन से ऐसे एरियाज़ दिखते हैं जो इंटरनल ऑडिट ना होने की वजह से फिर नुकसान का सबब बनते हैं बिजनेस के लिए? एक्सटर्नल ऑडिट तो वो जो आपने बात बोली कि वो सिर्फ अकाउंट्स दे दिए, वो जाके स्टैंप लग के आ गए, और वो अकाउंट्स बनते भी किस लिए, या अगर बैंक में किसी एडवांस के लिए, लोन के लिए नीड हो, या फिर SCCP में जमा करवाने के लिए चाहिए हो, तो बस ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके अंदर वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑडिट कि आपने बोला कि यार कोई ऑडिट होगा, कोई मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी, नथिंग लाइक दैट। इंटरनल ऑडिट जो आपने बात की, इंटरनल ऑडिट जब नहीं होता किसी भी कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो मेन जो आपका इम्पैक्ट आता है वो आता है कंट्रोल्स के ऊपर, फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर, क्योंकि एक तो वैसे ही आपके कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, अब आपका कोई इंस्पेक्शन भी नहीं है उसके ऊपर, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, तो जो थोड़े बहुत कंट्रोल्स आपने रखे भी थे वो भी अगर फॉलो नहीं हो रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगेन वही बात जो मैंने पहले बोली कि सारा हिसाब किताब दिमाग में चल रहा है, ठीक है, जब दिमाग में चल रहा है तो एक साल बाद में अगर देखने जाऊँ यार वो जनवरी में कितना खर्चा हुआ था, दिमाग में एक नंबर तो है कि 10 लाख का खर्चा हुआ था, लेकिन 10 लाख का कोई ब्रेकअप नहीं है। जब उस 10 लाख का ब्रेकअप नहीं है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सी पेमेंट्स ऐसी है जो डुप्लीकेट हो रही है, ये जो एक्सेसिवली जा रही है, जो ना नहीं करने की ज़रूरत थी पेमेंट को लेकिन फिर भी हो रही है। तो वो तब जाके वो चीज़ नज़र आती है। अगर इंटरनल ऑडिट होता, भले आपने एक बंदा बिठाया हुआ होता जो सिर्फ फाइलिंग कर रहा होता, चीज़ों के वाउचर्स बना के लगा रहा होता, हर मंथ की फाइल अलग बना के रख रहा होता, तो भी आप एटलीस्ट उसको खोल के देख सकते थे उसमें कौन सी पेमेंट्स हुई हुई हैं, कौन सी पेमेंट्स ऐसी है जिस पे मैं कंट्रोल कर सकता था, या इन पेमेंट्स को, इन खर्चों को मैं कम करके यहाँ पे अपना मार्जिन बढ़ा सकता हूँ। लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं है। जहाँ इंटरनल ऑडिट नहीं है वहाँ रिकॉर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे हम तस्करा कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट तो बस कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट मीट करने के नहीं होता है, तो अमूमी तौर पे हम कंफ्यूज भी कर जाते हैं लोग कंप्लाइंस और ऑडिट को, कहते हैं कि शायद ये सिनोनिम में एक चीज़ कि वो ऑडिट करवाना था, वो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे ख्याल से अलग अलग स्कोप होते हैं दोनों के। एक्सटर्नल ऑडिट का स्कोप लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू फाइनेंशियल्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है। कंप्लाइंस बहुत सारी चीज़ों में होती है, कस्टमर डीलिंग के अंदर अलग कंप्लाइंस होती है, इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ कंप्लाइंस अलग होती है, फिर रेगुलेटरी कंप्लाइंस अलग होती है, कहीं पे SCCP की कोई गाइडलाइन आपने फॉलो करनी है, FBR की कोई गाइडलाइन फॉलो करनी है आपने, जैसे कि विदहोल्डिंग टैक्स आप ले लें, ठीक है, तो विदहोल्डिंग टैक्सेस आपने काटने, ये गाइडलाइन आपने FBR की फॉलो करनी है, तो इसके साथ कंप्लाइंस एक्सटर्नल ऑडिट में फॉलो नहीं करेगा। ये अगर आपका कोई इंटरनल कंप्लाइंस का डिपार्टमेंट है या कोई बंदा बैठा हुआ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टैक्स का बंदा, या आपका कोई कंसल्टेंट है, वो इन चीज़ों को फॉलो अप करेगा। इसलिए कंप्लाइंस एक यूनिवर्सल चीज़ है, हर लॉ, चाहे आपका इंटरनल लॉ हो या एक्सटर्नल लॉ हो, हर किसी के साथ वो कोऑर्डिनेट करवा रहा है। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ लॉज है जो अकाउंट से रिलेटेड है, सिर्फ उसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का तो आपका एजुकेशन रही, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने पढ़ा, किताबों में हमें अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है, SOP, ये वो सब चीज़ें, भाई ऐसे बुक्स बनती हैं, प्रॉपर बुक्स ऐसे बनना चाहिए, वो IFRS, वो आई सब हो गया। पॉइंट ये है जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं, जब आप देखते हैं ऑपरेशन लिमिटेशंस क्या हैं, रिपोर्टिंग लिमिटेशंस क्या हैं, तो क्या मुख्तलिफ बातें हैं कि भाई अकाउंटिंग ने कह दिया ऐसे रिपोर्ट होना था, ये होना था, बट यहाँ तो ऑपरेशन लिमिटेशन शायद मुमकिन ही नहीं है। अकाउंटिंग तो सिर्फ ये है कि फॉर्मेट जो बना हुआ है उस फॉर्मेट पे नंबर्स आ जाए, बट वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, वो चीज़, उस चीज़ को अकाउंटिंग नहीं कवर कर रही होती। हमारे यहाँ जब हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की पढ़ाई करते हैं तो हम ये बात नहीं करते कि ये नंबर्स मेंटेन किस तरह होंगे, GL किस तरह मेंटेन होगा, GL के अंदर ट्रायल बैलेंस किस तरह मेंटेन होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नंबर्स तब आते हैं जब आपके पास बैक पे वर्किंग हो, वाउचर्स बने हुए हो। मैं भी ये साल के एंड पे किसी क्लाइंट के पास चला जाऊँ, अभी जुलाई में मुझे क्लाइंट हायर कर ले, सर मेरा पिछले साल का ऑडिट कर ले, मैं उनके पास जाके बैठ जाऊँ, उनकी फाइल खोलूँ, उसमें वाउचर्स ही ना हो तो मैं कैसे ऑडिट करूँगा, या मैं अकाउंट्स को कैसे बनाऊंगा वहाँ पे। फिर मुझे उसके मजबूरन ओनर के साथ बैठना पड़ेगा, अच्छा सर आप बताएं आपने पूरे साल में क्या खर्चा किया, रेंट कितना देते हैं वो बताएगा मुझे, सैलरीज कितनी देते हैं फिर वो बताएगा, यार इस स्टाफ को इतनी देता हूँ, इस स्टाफ को इतनी देता हूँ, इसको 3 लाख देता हूँ, इसको 2 लाख देता हूँ, इसको 20,000 देता हूँ। हर चीज़ मैं ओनर पे डिपेंडेंट हो गया, सिर्फ उसकी वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मेरे पास फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है
ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की जब हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बैक एंड की डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट की बात की जाती है, रिपोर्टिंग की बात की जाती है कि वो नंबर्स को ट्रीट कैसे करना है, बट वो नंबर्स आएंगे कहाँ से उसकी बात नहीं की जाती ज़्यादा। अच्छा, कुछ कंसल्टेशन रिकमेंडेशंस ऐसी होती हैं जो बिजनेस को करने का तरीका बदलती हैं या उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी पर असर डालती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बन के रह जाती हैं। इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन और रिकमेंडेशंस वो होती है जो मैनेजमेंट प्लस स्टाफ दोनों के देख के बनाई जाए। हाँ, अगर आप स्टाफ के पास बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आपको क्या मसले हैं, यू आर वर्किंग राइट, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता है, आपको क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए रिकमेंडेशन बनाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। आप सिर्फ एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मैनेजमेंट खुश हो जाए कि हाँ मुझे कोई अच्छी रिकमेंडेशन मिली और आपने रिकमेंडेशन दे दी, बट स्टाफ की टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है, स्टाफ की एक्सपर्टीज उतनी नहीं है, तो फिर वो सिर्फ पावर पॉइंट पे रह जाएगी, वो रिकमेंडेशन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अच्छा, एसएमईज ओनर्स पे एक और इल्ज़ाम भी लगता है मामूली तौर पे, वो उनके जहन में ऑडिट का जो अभी कहना टारगेट होता है वही फ्रॉड पकड़ना होता है। उनको लगता है ऑडिटर आएगा, वो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को देख के बताएगा कौन फ्रॉड कर रहा है। गिवन दैट ऑडिट का मेरे ख्याल से शायद ये स्कोप होता ही नहीं है बिल्कुल भी। एक्सटर्नल ऑडिट का तो नहीं होता, इंटरनल ऑडिट का भी कुछ हद तक होता है। इंटरनल ऑडिट अगर कंपनी का अपने एक डिपार्टमेंट बना हुआ है तो उसका नॉर्मली स्कोप सिर्फ इस हद तक होता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, कहाँ पे कंट्रोल्स ब्रीच हो रहे हैं, किसी का फ्रॉड पकड़ना नहीं होता। कंट्रोल्स बहुत बार बाय एरर भी ब्रीच हो जाते हैं और इंटरनल ऑडिट सिर्फ उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ाने की कोशिश करता है। कहीं पे साइन करना था, वो साइन मिस हो गया, तो इंटरनल ऑडिट इन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता है। या कहीं पे एंट्री करनी थी, एंट्री उस दिन नहीं हुई, एक दिन बाद हुई, इस तरह के इश्यूज निकालता है। हमारे यहाँ वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रॉड वाली बात है, बहुत कम स्पेशलिस्ट्स हैं जो फ्रॉड पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी पूरी ऑडिट अलग होता है, उसका स्कोप अलग होता है, तो वो बहुत कम हो रहा है हमारे यहाँ, इट्स वेरी लिमिटेड। और स्पेशली वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ ऑलरेडी कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आप किसी का फ्रॉड कैसे पकड़ोगे। तो ये इंटरनल ऑडिट है, अमूमी तौर पे वैसे ही इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है बड़ी कंपनी में एग्जिस्ट करता है, एसएमईज में तो ना होने के बराबर है, और होगा भी तो मेरे ख्याल से वो पुलिस की तरह एक्ट कर रहा होगा, बिजनेस एडवाइजर की तरह एक्ट नहीं करता होगा। मेरे हिसाब से तो इंटरनल ऑडिट ना पुलिस की तरह एक्ट करना चाहिए ना बिजनेस एडवाइजर की तरह। पुलिस की तरह एक्ट करोगे तो जो स्टाफ है वो आपसे बचेगा, आपसे चीज़ें छुपाएगा, आप आने वालों तब चीज़ों को करेक्ट करना शुरू कर देगा। और अगर आप बिजनेस एडवाइज़र बन गए तो इंटरनल ऑडिट की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। शुड बी समवेयर इन बिटवीन कि आपने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी रखनी है, और जहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे मॉनिटर करना आसान होता है, आपको डायरेक्ट जाके स्टाफ को फेस नहीं करना पड़ता। आपने सिस्टम में खोला, आपने ऑडिट ट्रेल निकाल ली, चीज़ों की वाउचर्स निकाल ली, आपने देख लिया। जब आपको स्टाफ को फेस नहीं करना पड़ेगा तो स्टाफ को भी नहीं पता आपने कब चेक एंड बैलेंस रखा। अच्छा, एज अ बिजनेस एडवाइजर अगर एक्ट नहीं करेगा तो बिजनेस के अंदर जहाँ जहाँ उसको गैप दिखेंगे, कंट्रोल बेहतर हो सकते होंगे, तो वो रिकमेंड कैसे करेगा मैनेजमेंट को? एक चीज़ है कि कंट्रोल्स का फेलियर जो है सिर्फ आपने वो आइडेंटिफाई किया या एडिशनल कंट्रोल्स लगाए। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस ये है कि इंटरनल ऑडिट बहुत बार प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने लग जाता है। अगर प्रोसेस के पीछे आप लग गए, सिर्फ कंट्रोल्स को छोड़ के आपने प्रोसेस को भी शुरू कर दिया फॉलो करना, अब इंटरनल ऑडिट की इंडिपेंडेंस का मसला आ गया। एक प्रोसेस इंटरनल ऑडिट ने खुद डिफाइन किया, अब खुद ही उसको चेक कर रहा है, तो वो वहाँ पे इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो गई। सिर्फ कंट्रोल्स की रिकमेंडेशन देना अलग बात है कि हमें लगता है कि यहाँ पे एडिशनल कंट्रोल की ज़रूरत है। लेट्स है अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए मैंने बोला कि यार आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर लो। जब मैं उसके पास जाके बैठता हूँ, मैं पहली बात उसको यही समझाता हूँ कि यार आप क्या चाह रहे हो, मैं आपका इंटरनल ऑडिट करूँ, आपके इश्यूज आइडेंटिफाई करूँ, या मैं बैठ के आपको एडवाइस देना शुरू कर दूँ। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो देन इट्स नॉट इंटरनल ऑडिट, इट्स अ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट। यू नीड कंसल्टिंग, यू डोंट नीड इंटरनल ऑडिट। और आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि चेक एंड बैलेंस करके बता दो कहाँ पे मसले मसाइल हैं, मुझे उस पर एडवाइस नहीं चाहिए, देन इट्स इंटरनल ऑडिट। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और ये चीज़ इस छोटे बिजनेस को नहीं समझ में आती। उसको लगता है जब मैंने इंटरनल ऑडिट के लिए बुलाया तो वो सारे इश्यूज भी निकालेंगे, फिर हमें रिकमेंडेशंस भी देंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवा के देंगे, और फिर खुद ही उसको चेक भी करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंस वहाँ पे ख़राब हो जाती है। अच्छा, जब बिजनेस बढ़ रहा होता है और जगह खास तौर पर ऐसे भी में स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस, तो कौन से ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो ऑनर्स आई गेस फर्स्ट कैच में नहीं पकड़ पाते? नॉर्मली फ्रॉड्स होते हैं, एक तो जहाँ पे सप्लायर से कोटेशंस नहीं लिया आपने, ठीक है, सप्लायर ने कमीशन रखा हुआ है अपना। मैं एक स्टाफ हूँ, मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ, मैंने प्रोक्योरमेंट एक ही बंदे से करनी है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो 1% 2% बढ़ा के बिल बना के देता है, वो 1% 2% मेरे हिस्सा है। सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे कॉमन फ्रॉड ये है। और हमारे यहाँ वैसे ही जो मैंने आपको बात बोली कि अगर एक बंदे से आपने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, उसी से चलती रहेगी। वो जो ओनर होता है वो भी ट्रस्ट करने लग जाता है, यार कहाँ ढूंढने जाऊँगा 3 दूसरे बंदे, वो उसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं,
उसमें प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है, बहुत बार यू आर पेइंग अ हायर प्राइस देन मार्केट रेट सही, और यहीं पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, स्पेशली जो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं या जहाँ पे प्रोक्योरमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे यही फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अंदर जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये फेक प्रोक्योरमेंट, डुप्लीकेट इनवॉइसेस, फेक वेंडर, ये सब इश्यूज भी आते हैं। ये बहुत कम आते हैं। इसकी वजह ये है कि छोटे बिजनेस के अंदर ओनर की नज़र हर वक्त होती है। अगर उसने कोई चीज़ की प्रोक्योरमेंट मांगी है तो उसको पता होता है ये चीज़ आई या नहीं आई, मटेरियल आया या नहीं आया, उसको ये ज़रूर पता होता है। ज़्यादातर मसला कहाँ आता है, मैंने 100 kg की अगर प्रोक्योरमेंट करनी थी, एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट हुई 95 kg की। जब इन्वेंट्री आ रही है तब उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, उसका वेट नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। वो 5 kg का फ्रॉड ज़रूर हो सकता है, बट जो बात आप ये कह रहे हैं कि फेक प्रोक्योरमेंट, वो नहीं हो सकती, क्योंकि ओनर की नज़र में होता है। बड़े बिजनेस के अंदर चांस होता है फेक प्रोक्योरमेंट का, 1-2 प्रोक्योरमेंट के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स बन गए, वो मिस आउट हो गए कि मटीरियल आया या नहीं आया, बट छोटे बिजनेस में इसका चांस बहुत कम होता है। अच्छा, जब ऑनर या सीनियर सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, कोई भी वजह हो सकती है, उसको किसी पे एतबार नहीं है, या फिर उसको लगता है कि मैं शायद ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ कोई फैसला करने के लिए, तो बिजनेस को ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में कैसे अफेक्ट करता है? जब ओनर डेलीगेशन के लिए तैयार नहीं होता तो दोनों में, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक ही तरीके से इम्पैक्ट करता है। वो ये होता है कि बिजनेस को संभालना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। आपका स्टाफ आपने रखा हुआ है, यू आर पेइंग देम अ सैलरी, बट वो स्टाफ इनफेक्टिव हो जाता है। आप रखो या ना रखो स्टाफ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बिजनेस इफेक्टिवली अकेले ही चला रहे हो। ठीक है, और स्टाफ की इनफेक्टिवनेस हो जाती है। एंड सेकेंडली एक इशू ये आता है कि जब आप खुद मैनेज कर रहे हो, आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो, तो फिर से वो कन्फ्यूजन वाला फैक्टर आ जाता है। कहीं पे आप स्टाफ को बोलते हो यार आप कर दो, कहीं पे ओनर खुद करने बैठ जाता है। अब स्टाफ को भी क्लैरिटी नहीं है कि यार मेरे पास अथॉरिटी दी हुई भी है बट मैं कर भी नहीं पा रहा काम। स्टाफ भी पॉलिसी को छोड़ देता है और जो सारे कंट्रोल्स है वो भी साइड लाइन हो जाते हैं उस केस में। अच्छा, इससे जुड़ के दूसरी बात आती है फ्रॉड की। अमूमी तौर पे होता ही है कि जब कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो कुछ एम्प्लॉयज़ कर नहीं रहे होते, पर उनके सामने हो रहा होता है, मगर वो खामोश रहते हैं, वो कहते हैं भाई हम क्यों बताएं, हमारे क्या लेना देना इससे। तो ये अमूमी तौर पे क्यों, ये बिहेवियर क्यों आता है एम्प्लॉयज़? ये इसलिए आता है कि मोस्टली जहाँ पे अगर 2 स्टाफ फ्रॉड कर रहे होते हैं और 2 देख रहे हैं, वो 2 दूसरे किसी जगह पे अपना कमीशन लगा रहे हैं। 4 लोग हैं, उसमें से लेट्स से ABCD, A और B को मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि ओनर चेक एंड बैलेंस के चक्कर में C और D को भी पकड़ ले। जहाँ पे एक बंदा फ्रॉड कर रहा है वहाँ पे चांस होता है कि मल्टीपल लोग फ्रॉड कर रहे होंगे। जब एक बंदा खुद ही क्लीन नहीं है तो वो शायद दूसरे को रिपोर्ट ना करे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि ओनर का एटीट्यूड ही ऐसा नहीं होता। यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ओनर के पास जाऊँगा तो कोई एक्शन लेगा, या ये हो भी रहा है बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत लिमिटेड हो रही है। मैंने देखा ज़रूर कि वो उसने फ़ोन पे बात की, बट अब मैं इसका प्रूफ कैसे लाऊं कि उसने फ़ोन पे बात की। अगला बंदा जब ओनर कन्फ्रंट करेगा वो तो मना कर देगा, नहीं मेरी तो कैसी बात ही नहीं हुई है, तो पता नहीं क्यों बोल रहा है ऐसा। कौन से ऐसे कंट्रोल हैं जो SME स्टार्ट में ही लगा सकती है ताकि वो अपने इनिशियल फ्रॉड से बच जाए? इनिशियल कंट्रोल्स जो है वो कैश फ्लो पे अगर अपने कंट्रोल्स लगा देना, 90% फ्रॉड का चांस कम हो जाता है। कैश पे और एक प्रोक्योरमेंट पे। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के अंदर कोटेशंस लें, वेंडर्स फिक्स ना रखें। अगर आपका फिक्स वेंडर भी है तो हर साल आप उसकी इवैल्यूएशन करें वेंडर की, कि मुझे दूसरे वेंडर्स इस साल किस रेट पे दे रहे हैं, ये किस रेट पे दे रहा है। कि बहुत बार वेंडर एडवांटेज लेता है कि अब ये हमारे साथ ही है तो इस बार रेट बढ़ा देता हूँ, ये जाएगा नहीं किसी और के पास। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, कैश की मूवमेंट पे अगर कंट्रोल आपका अच्छा हो, रिकन्सिलिएशंस बन रही है कैश की भी, बैंक की भी, एक्सपेंसेस कहाँ गए, एक्सपेंसेस का भले नॉर्मल वाउचर बन रहा हो, आई डोंट वांट अ सिस्टम, सिर्फ एक वाउचर बन रहा हो कि मैंने ये खर्चा किया, 300 रुपये का भी खर्चा किया तो एक वाउचर बन के लग रहा है। ये इनिशियल कंट्रोल्स है, बिल्कुल बेस है। अगर ये बेस आपकी स्ट्रांग होगी तो आगे जाके किसी भी टाइम पे आप सिस्टम पे भी इजीली मूव कर सकते हैं और फ्रॉड का चांस भी बहुत कम हो जाता है। चलें, इससे ही बात निकलती है फिर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन के किसी एक बंदे के हाथ में रहने से फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? फाइनेंस, अकाउंटिंग और कैश में भी? कैश नॉर्मली छोटे बिजनेस में आप देखेंगे अकाउंटेंट के पास ही कैश होता है। या तो अकाउंटेंट के पास होता है या ओनर खुद रख रहा होता है। अगर ओनर खुद रख रहा है तो वहाँ तो फिर वो फ्रॉड का चांस 0 हो गया। लेकिन अगर अकाउंटेंट के पास है कैश तो इट्स द मोस्ट बेसिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। अगर ऑनर के पर्सपेक्टिव सोचा जाए तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये इस्टेब्लिश कर सकता है कि ये बंदा इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिवली एक्ट कर सकता है, मुझे इसको हर डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है? जब आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, आपने पॉलिसीज़ बना ली, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप किसी भी एम्प्लॉय पे डिपेंड कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू नो कि उसके अंदर इतना स्किल है कि वो उस पॉलिसी को फॉलो कर सकता है। हमारे यहाँ टेक्निकली या पर प्रैक्टिकली देखेंगे आप तो होता ही है कि मुझे एक बंदा पसंद आ गया,
या मेरी फैमिली में से किसी को नीड थी, मैंने उसको हायर कर लिया। छोटे बिजनेसेस में मैंने उसको हायर कर लिया। अब मुझे पता है कि उसके अंदर वो स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने उसको ही रखा हुआ है। 10-15 साल से वही काम कर रहा है। अब मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाह रहा हूँ, सिस्टम लेके आना चाह रहा हूँ, बट मेरी लिमिटेशन क्या है कि मेरे स्टाफ ही मेरी लिमिटेशन है। क्यों? उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। हाँ, बट जहाँ पे आपके स्टाफ के पास नॉलेज है और आपने एक अच्छा कंट्रोल लगा दिया, एक अच्छी पॉलिसी लगा दी, प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर दिया, वहाँ पे देन यू कैन रिलाई ऑन दैट स्टाफ ईजिली। अच्छा, अमूमी तौर पे फाइनेंशियल ऑनर्स जैसे कि हमने अभी तस्करा किया कि वो तो खुद हिसाब करने की कोशिश करते हैं या फिर बिल्कुल भी हिसाब नहीं करते, कैश आने और जाने से हिसाब लगा लेते हैं, चलो गले वैसे बच गया, मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ। मगर आपको क्या लगता है कौन कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जो उन्हें मंथली बेसिस पर रिव्यू करना चाहिए ताकि वो जान सकें कि बिज़नेस किस तरफ जा रहा है? मंथली जो है, एक तो रिसीवेबल्स की एजिंग सही है, दूसरा कैश फ्लो, कैश की और बैंक की रिकन्सिलिएशन, ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लैकिंग है, बजट बनाना और बजट को मॉनिटर करना। सही बात है। हमारे यहाँ छोटे बिजनेसेस बजट को तो सोचते ही नहीं है, उनको बनाना भी नहीं आता, उनको मॉनिटर करना भी नहीं आता। बड़ी कंपनीज में ये एडवांटेज होता है, एक बजट बना के रखते हैं, वेरिएंस एनालिसिस सबसे ज़्यादा होता है। आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठा लें, उनके फाइनेंस को बुलाएं, फाइनेंस के CFO को या डायरेक्टर को आप बुलाएं और उससे पूछें कि सबसे ज़्यादा कौन सा काम होता है मंथली बेसिस पे, बोलेंगे बजटिंग, बजट ट्रैकिंग। साल के स्टार्ट में उनको बजट दे दिया जाता है, हर महीने वो चेक करते हैं कि इस महीने मैंने इतना बजट दिया था, इस एक्सपेंस को कितना वेरिएंस आया। 2-3% फाइन, जहाँ 5% 10% से एक्सीड हुआ, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्यों इस बार 10% से एक्सीड हो गया, ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया। रिसीवेबल्स हमने सोचा था कि 30% ऑफ सेल्स होंगे, ये 40% पे क्यों चले गए। क्रिटिकल वजह है, कोई जेन्युइन फैक्टर है, या फिर ऐसा है कि हमारी मॉनिटरिंग मिस हो गई, हमने उनको फॉलोअप जल्दी नहीं किया। ये चीज़ छोटे बिजनेस अगर इम्प्लीमेंट करे बजटिंग को, तो उनको बहुत एडवांटेज हो सकता है। अच्छा, अभी स्टार्टअप्स की दुनिया की वजह से कुछ चीज़ें नई इवॉल्व हुई हैं। पहले कोई बिज़नेस बनता था तो उसकी कोशिश होती थी कि वो प्रॉफिट में आया जाए, कि पैसे कमाने के लिए बिज़नेस किया जा रहा था। बट अब क्या हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट उठ जाती है, रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़ती रहती है, नीचे वाली चीज़ की प्रॉफिट में आती है, वो लॉस में ही रहती है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू बढ़ना और मेकिंग अ स्केलेबल बिजनेस? हमारे यहाँ स्केलेबल बिजनेस की डेफिनेशन ही गलत है। लोग समझते हैं कि मेरा कस्टमर बेस बढ़ रहा है तो आई एम गोइंग स्केलेबल। मैं अगर एक अकाउंटिंग और टैक्स फर्म की एग्जांपल लूँ, 2 चीज़ है। आज आपके पास 200 क्लाइंट्स हैं, आपने बोला मैं 600 क्लाइंट्स कर लूँ, आपने मार्केटिंग की, आपके पास 600 क्लाइंट्स आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इस 600 क्लाइंट्स के लिए आपको अपनी स्टाफिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपने अपनी स्टाफिंग बढ़ाई, आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई साथ में। स्केलेबिलिटी तो वहाँ पे है ना जहाँ पे खर्चा कम है और रेवेन्यू बढ़ गया आपका। कैसे? अगर वही अकाउंटिंग फर्म जाए, पहले अपना एक इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे बिग 4 बना रही है। बिग 4 तो खैर बड़े स्केल का सॉफ्टवेयर बना रही है, आप छोटे स्केल का सॉफ्टवेयर बनाओ अपने कस्टमर्स को ट्रैक रखने के लिए, रिसीवेबल्स को ट्रैकिंग करने के लिए, फाइलिंग के अंदर हेल्प के लिए। इंटरनल कैलकुलेटर बना लिया, रेंट का WHT कितना बनता है, रेंट का टैक्स कितना बनता है, सैलरी का टैक्स कितना बनता है, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें। तो जब आपने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने एक अपना प्रोसीजर को इनलाइन कर दिया, अब ये होगा कि एक बंदा जो पहले 10 क्लाइंट्स को देख सकता था, अब वो उसी टाइम में 20 क्लाइंट्स को देख सकता है। आपने अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सिर्फ क्लाइंटेल बढ़ाने पे फोकस ना करें। जब आप अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली मार्जिन आ जाएगा कि अब नाउ यू कैन स्केल योर बिजनेस। लेकिन उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट ज़्यादा स्केल नहीं होगी। दूसरे बिजनेसेस में भी यही मसला होता है। इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, इन्वेंट्री रखी हुई है, आप इन्वेंट्री पे फोकस नहीं कर रहे, आप नया कस्टमर लाने पे लगे हुए हो। या बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री में से वेस्टेज निकल रहा होता है, पेपर का काम है, इसमें वेस्टेज बहुत निकलता है। अब उसूलन तो आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि अब जो वेस्टेज निकला है, क्योंकि वो छोटी ट्रिमिंग्स होती है, उसका भी अलग कस्टमर है, मैं उस कस्टमर को ढूंढूं। आप उसको नहीं ढूंढ रहे, आप इनिशियल प्रोडक्ट के लिए अभी भी कस्टमर ढूंढ रहे हो। सही। तो वेस्टेज आपका या तो रखा हुआ है साइड में। हमने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे जिनके पास पूरा पूरा फ्लोर भर के वेस्टेज रखा हुआ है, लेकिन उनके पास कोई है नहीं जिसको वो सेल कर सके, या फिर वो स्क्रैप कर देते हैं चीप कॉस्ट पे। उसी के बरक्स अगर वो कोई कस्टमर ढूंढ के ले आए या ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया जिनको वो स्क्रैप्स की नीड है, तो वो भी एक आपका बाय प्रोडक्ट भी बन गया, आपका बिजनेस भी स्केल हो गया। वो चीज़ हमारे यहाँ फोकस नहीं होती। अच्छा, ये तो आप लाइन ऑफ बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, एक नई लाइन ऑफ बिजनेस बना दी। हम जब देखते हैं आजकल बिजनेस अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी वजहों से, इकनॉमी ख़राब, ये मामला वो मामला। अब
थैंक जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे एवियर का ऑनलाइन, तो जब बिजनेस अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर भी एक्सप्लोर करेंगे और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मैंने ये बात कही नहीं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी डाइवर्सिफाई करो। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेटल है वहाँ पे डाइवर्सिफाई करो। सही। अगर आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस जो है वही सफर कर रही है, देन यू नीड टू असेस बिजनेस करना किस वजह से सफर कर रही है। बिजनेस तो करना है आपने, ठीक है, अभी आपके पास द ओनली इनकम सोर्सेज इज बिजनेस, ठीक है। इफ यू क्लोज दिस बिजनेस यू डोंट हैव एनी इनकम सोर्स। अभी बिजनेस तो आपने करना है, बट अब ये सफ़र क्यों कर रहा है, मैं इसको ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रोथ की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है वर्किंग कैपिटल। क्यों? वही बात, लीकेज ऑफ इनकम हो रहा है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस में पैसे निकल गए, ट्रैक है ही नहीं एक्सपेंसेस का। जहाँ पे आपका मार्जिन 30% होना चाहिए था आप 20% मार्जिन पे काम कर रहे हो। आपका दूसरे दो कंपेटिटर सिर्फ क्योंकि उनके प्रोसीजर्स अच्छे हैं, उनका एक्सपेंसेस का ट्रैकिंग अच्छी है, वो 30% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। वो आपसे कम्पीट करने के लिए 25% मार्जिन पे आ जाएंगे, आपसे कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे। यू कांट डू एनीथिंग क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लोग सिर्फ कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, एक्सपेंसेस भी कम करने की ज़रूरत है। बट कभी कभी कंसिडर किया जाता है कि एक्सपेंसेस कम करने से बिजनेस की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, तो इट वुड बी बेटर कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कम ना किए जाएं, उनको एफिशिएंट या इफेक्टिव कर लिया जाए। एक्सपेंसेस कम करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा कि मैंने हाथ रोक लिया, मैं खर्चा करूँगा ही नहीं। मतलब ये है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करना है। आजकल सब्सक्रिप्शंस होती है मल्टीपल, कोई एआई टूल्स को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट है, ईमेल्स है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत, इट्स वेरी कॉमन। आज आप देखें बहुत छोटे बिजनेसेस भी डिजिटल मार्केटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बट आप वहाँ पे एक्सपेंस ऐसा कर रहे हो जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा एंड स्टिल यू कीप एक्सपेंडिंग इन दैट एरिया, तो वो गलत है। वहाँ पे आप रिड्यूस करें अपना एक्सपेंस, जहाँ पे एक्सपेंस की नीड है वहाँ पे बिल्कुल करते रहें। सही। एक चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी कि फैमिली में हमारे कुछ डायनामिक्स ही ऐसे हैं, जैसे घर के अंदर छोटों को बोल नहीं देते, वो फिर बाहर भी चलता है जब हम बिजनेस के अंदर फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। जब आप डेलीगेट नहीं कर रहे तो आप अकाउंटेबल भी नहीं आ सकते किसी को, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी एक ही बंदे की होना चाहिए। बट अमूमी तौर पे होता ही है कि आप पावर तो डेलीगेट करने को विलिंग नहीं होते, बट अकाउंटेबल आप उस बंदे को बना देते हैं बेचारे का ऑथराइजेशन भी पूरी तरीके से नहीं होती। हमारे पास एक क्लाइंट अभी रिसेंट में आया, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। जब वो हमारे पास बैठे, ओनर्स बैठे, हमारे साथ काफ़ी डिस्कशन किया और हम फाइनली उनकी प्रेमिसेस पे गए। उनके अकाउंट्स की मेरे ख्याल में 7 या 8 लोग होंगे टीम के अंदर। उन 8 लोगों के साथ जब हम बैठे तो हमें रियलाइज़ ये हुआ कि वो 8 बंदों की अकाउंट्स की टीम ज़रूर है, लेकिन हर चेक ओनर खुद बना रहा है, हर चेक पे साइन ऑफ ओनर का है। इवन जो परचेज़ की रिक्वायरमेंट्स है, अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई किसी साइट से, कंस्ट्रक्शन का काम है, साइट से मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई, उस मटेरियल का रेट भी ओनर खुद ले रहा है, वेंडर भी ओनर खुद फाइनलाइज कर रहा है, पेमेंट टर्म्स भी ओनर खुद फाइनलाइज कर रहा है। नीचे 8 जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ बैठे हुए हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, चेक पर अमाउंट लिख दी, साइन के लिए भेज दिया, साइन होके चेक आ गया, आगे वेंडर को पेमेंट कर दी, परचेज ऑर्डर बना दिया, सामान आया तो एक बार वेरीफाई कर लिया जितना सामान आना था कि नहीं आया, सिस्टम में एंट्री कर दी, डेट्स इट। अब ओनर चाह रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी करूं, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे आप, क्योंकि सारा प्रोसेस तो ओनर ने कवर कर लिया। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अमूमी तौर पर समझा जाता है खासतौर पे ऐसे में कि भाई कंप्लाइंस और ये जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट है ये महंगी चीज़ है, तो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये मानना दुरुस्त है? पहला सवाल तो ये। काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इस वक्त बहुत कम फर्म्स या बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं जो लो कॉस्ट कंसल्टिंग दे रहे हैं। मोस्टली सिर्फ हाई एंड कंसल्टिंग अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, और वो सिर्फ बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकती है। एक कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, और 30-40 लाख जो है कंसल्टेंट मांग रहे हैं साल के, तो वो दे कांट अफोर्ड इट। हम ऑन द अदर एंड जैसे हैं, हम क्लाइंट के टर्नओवर को देखते हुए उनको कभी भी कोट देते हैं फ़ी का, किसी को थोड़ा ज़्यादा कोट भी देते हैं, किसी को कम भी देते हैं, बट हम देखते हैं कि टर्नओवर क्या है क्लाइंट का, और फिर जैसे जैसे उसका टर्नओवर ग्रो होगा तो हम भी हमारी फ़ी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए भी एक टारगेट है ना, एक इंसेंटिव है कि हाँ इनको अगर एक्चुअल रिजल्ट्स डिलीवर होंगे तो हमें फ़ायदा है, अदरवाइज हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली कंसल्टेंट्स क्या है कि दे डू नॉट रिलाई ऑन द क्लाइंट्स ग्रोथ। उन्होंने पहले से अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बना ली, नाउ दे डोंट रिलाई ऑन द क्लाइंट्स ग्रोथ। क्लाइंट को ग्रोथ हो या ना हो, उनको उनकी फ़ी मिल गई, दे आर आउट। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी शुरू ही दूसरे तीसरे साल में होती है क्लाइंट के साथ। तो मतलब एक स्टार्टअप है, वो तो है ही लॉसेस में, स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट में चल रहा है, तो फिर उसकी फीस कैसे डिटरमाइन होगी? अभी तक कोई स्टार्टअप आया नहीं है मेरे पास ऐसे। सही। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्टली आते हैं बिजनेसेस जो ऑलरेडी, मैंने जो आपको बोला ना, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं।
ग्रोथ का, और उसके बाद चीज़ें मिसमैनेज होना शुरू हो गई हैं। सही। कुछ बिजनेसेस ऐसे आते हैं जो यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, बट एक्सपोर्ट की तरफ जाने के लिए इतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होती है, जो दूसरे कंट्री का इम्पोर्टर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स रख रहा है सामने कि आपके पास तो कोई प्रोसेस ही नहीं उसको फॉलो करने के लिए। वो कह रहे हैं मुझे इन्वेंट्री की क्वालिटी आप चेक कराओगे, मुझे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कराओगे, मुझे इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, इससे हल्का मटेरियल मैं नहीं लूँगा। आपका तो अपना कोई क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं कि आप इंश्योर करो कि इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकले। अगर हल्का निकल गया प्रोडक्ट तो वो तो ज़ाया हो गया आपके लिए। वो रिटर्न कर देगा। लोकल कस्टमर तो कुछ भी बाय कर लेगा आपसे, ज़्यादा होगा तो प्राइस पे थोड़ा निगोशिएट कर लेगा, वो तो बाई नहीं करेगा आपसे, आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो अब पहले उनको एक्सपोर्ट करने से पहले 1-2 साल पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दे नीड टू रिवैम्प देयर प्रोसेसेस कि कहाँ पे हमारा लेबर क्या काम कर रहा है, हाउ विल वी इंश्योर कि जो प्रोडक्शन में मटीरियल रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी भी रिक्वायर्ड होगी। ISO की सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है। हमारे पास क्लाइंट इस टाइम पे आता है। या फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लाइंट ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुका है कि मैं एक मेजर लॉस सफ़र कर चुका हूँ ड्यू टू लीकेज ऑफ इनकम और फ्रॉड। वहाँ पे क्लाइंट आता है कि वी हैव ऑलरेडी सफर्ड दिस लॉस, वी वांट टू इंश्योर कि ये ऐसा लॉस हमें फिर से ना हो। वो लॉस अच्छा खासा होता है उनको, 20-30-40% भी होता है बहुत बड़ा टर्नओवर का। वो एक साल में नहीं हुआ होता, वो 8-10 साल में अक्यूमुलेट होकर इतना लॉस हो गया होता है। जो मैंने आपको बात बोली, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो ओनर इग्नोर कर देता है, यार तो 200 रुपये की चीज़ें जाने दो, 300 रुपये की चीज़ें जाने दो, 4-5 हज़ार का खर्चा है ना, कर लो। फिर जब एंड में रियलाइज़ होता है कि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे थे जो या तो ओवर स्टेटेड थे या फिर वो एक्सपेंसेस हुए ही नहीं थे, उसकी क्यूमुलेटिव अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है। एक और चीज़ जैसे भी हम कंसल्टेंसी दसरा किया होगा महंगी है और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आजकल FBR की कंसल्टेंसी की नहीं, काफ़ी लोग जैसे हम भी दसरा कर रहे थे क्या आपके पास आते हैं कि FBR के जो मामला चल रहे हैं। और अभी रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया पे भी एक केस काफ़ी सुर्खियों के अंदर रहा, और वो ये था कि किसी के पास से डायरेक्ट FBR ने बैंक को रिक्वेस्ट करके पैसे डिडक्ट कर लिए थे। तो ये प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुई है? मेरे ख्याल से लोगों की नई है, अभी नए नए कहते हैं लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको कि FBR डायरेक्ट बैंक से पैसे ये काट रहा है। 2024 के एंड से ही शुरू हुआ ये प्रैक्टिस, क्योंकि अब FBR को अथराइज कर दिया गया है कि दे कैन डायरेक्टली डिडक्ट अमाउंट्स। तो पहले ये अथराइजेशन नहीं थी, पहले थोड़ा प्रोसीजर लंबा था, अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। अब अप्रूवल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो गई है, 2 या 3 अप्रूवल्स में हो जाता है काम। ओके, सो इन अदर वर्ड्स अगर FBR को लगता है कि मेरे पास या किसी और बंदे के पास कोई पैसे हैं, जो FBR को किसी भी बेसिस की बुनियाद पर लगता है कि भाई मेरी ये कैलकुलेशन आपको इतना टैक्स देना था, आपने नहीं दिया, तो डायरेक्ट मेरे बैंक के पास बिना मुझे सुने जाके पैसे निकाल सकता है, ऐसा ही है? बिना सुने तो मैं नहीं बोलूँगा, वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है FBR। नॉर्मली इट्स नॉट समथिंग कि आज मुझे नोटिस आया पहला और 1 महीने में मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। नॉर्मली डिमांड ऑर्डर्स आते हैं 2 साल 3 साल बाद, और 2-3 साल के अंदर मल्टीपल रिमाइंडर्स, मल्टीपल नोटिस भेजे जाते हैं। इवन डिडक्शन से 10 दिन पहले भी नोटिस दिया जाता है आपको कि ये डिमांड है, इसको आप काइंडली या तो पे कर दें या अपील में चले जाएं या कुछ ना कुछ एक्शन लें आप। अदरवाइज 10 डेज के एंड पे वी आर अथराइज टू अटैच योर अकाउंट, सीज योर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो पूरी एक लिस्ट भेजी जाती है आपको नोटिस के साथ कि हम यही एक्शन ले सकते हैं, हम अथराइज हैं। अब वो उस वक्त कॉल होती है कमिश्नर की या जो भी रेलिवेंट ऑफिसर होता है उसकी कॉल होती है, हम कौन सा एक्शन लेंगे, बट उनके पास अथराइजेशन होती है, वो उन्होंने सफिशेंट नोटिस दिए होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब मैं फाइलिंग के लिए जाता हूँ, लेट्स से आई एम ए स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस, मुझे फाइलिंग करवानी है, आई गो स्टार्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। हमारे यहाँ बिजनेस को भी फाइलिंग 1000 रुपये 1500 रुपये में लोग करके दे देते हैं, उनको खुद फाइलिंग नहीं आती, वो फाइलिंग करके दे देते हैं। नाउ दे मेड मिस्टेक्स, ठीक है, उसके बाद पूरे साल वो जिसने फाइलिंग की थी वो गायब हो गया, वो अगले जुलाई में आएगा, सर फाइलिंग करवानी है तो डॉक्यूमेंट्स भेज दे, ठीक है। अब पूरा साल ना उसने कोई मॉनिटरिंग की ना ओनर ने कोई मॉनिटरिंग की, बिजनेस के ओनर ने, कि मेरे पोर्टल पे क्या चल रहा है, मुझे कोई नोटिस आया है नहीं आया। साउंड बिजनेस प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि आपने जब एक टैक्स कंसल्टेंट को रखा तो आपने उसको पूरे साल के लिए रखा, फिर अब साल के अंदर भी आपने मॉनिटरिंग करनी है चीज़ों की, कोई नोटिस तो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेंट आप हायर करो, बट एटलीस्ट ऐसा हो जो आपको उस चीज़ में असिस्ट कर सके, आपको गाइड कर सके कि सर ये नोटिस आया है, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लें, हम जवाब दे देते हैं। बट जब हम छोटे बिजनेस की बात करते हैं जो हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहे होते हैं या स्टार्टअप्स की, तो उनके पास फंड्स ही नहीं होते कि वो फर्स्ट डे कंसल्टेंट हायर करें।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे बिजनेसेस या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑपरेट कर रहा है तो कुछ हद तक एफबीआर या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी वो छूट दे कि भाई आपका यहाँ तक रेवेन्यू नहीं आता था, आपको छूट है, आप जो एफबीआर ने तो ऑलरेडी बहुत छूट दी है इस चीज़ में। अप टू 50 लाख के टर्नओवर तक तो एनुअल एफबीआर कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। सही सही 50 लाख से टर्नओवर 50 लाख से टर्नओवर अगर बढ़ता है तब जाके एफबीआर क्वेश्चन करना शुरू करता है। सही है, एडवांस टैक्स के नोटिस भेजना शुरू करता है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भी आपने एडवांस टैक्स दिया, वो पड़ा रहता है नोटिस, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। विद होल्डिंग भी 50 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर आपका टर्नओवर अबव 50 लाख है देन यू आर रिक्वायर्ड टू डू विद होल्डिंग। उससे कम पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी विद होल्डिंग। विद होल्डिंग ऑन एक्सपेंसेस, ऑन एक्सपेंसेस रेंट पे कर रहे हो उस पर विद होल्ड करना है। फिर उन एक्सपेंसेस का भी थ्रेश होल्ड है। छोटे एक्सपेंसेस है बिलो 25,000 एनुअली, उस पर आपने विद होल्डिंग नहीं करनी। रेंट 6 लाख से कम है साल का, आपने विद होल्डिंग नहीं करनी, उसमें भी एग्जाम्पशंस है फर्दर। तो एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है एफबीआर ने। ये कह सकते हैं कि शायद उस थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा रीअसेस करने की ज़रूरत हो, बट देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड। और जो बिजनेस लॉस में चल रहा है, अगर आप करें स्टार्टअप, उसमें बहुत बार ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है बट स्टिल द बिजनेस इज इन लॉस। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ आ जाती है कि देयर शुड बी सम पॉलिसी के मिनिमम टैक्स हो, लेट्स से 1% ऑफ टर्नओवर जहाँ पे लॉस में है कंपनी, या स्टार्टअप के लिए शुरू के 3 साल ऑप्शन हो। ये चीज़ें ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जा सकती है। अदरवाइज देयर इज सम काइंड ऑफ पॉलिसी प्रेजेंट राइट नाउ। बस आप ये करेंगे 50 लाख तक जब तक आपका रेवेन्यू नहीं पहुंचेगा वो आपको कोई विद होल्डिंग के अंदर विद कोई होल्डिंग issue का नहीं होगा, नोटिस आपके पास नहीं आएगा। और आपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पर शायद क्वेश्चंस ना हो इतने, और ये वो। बहुत लिमिटेड कोई क्वेश्चन हो गया तो हो गया। वो भी तब होता है जब कोई बहुत ही ऐसी फिगर नंबर्स लिखा हुआ आ जाता है जो आउट ऑफ द ब्लू होता है। जाहिर है कुछ कंसल्टेंट्स गलत फाइलिंग कर देते हैं। आई वोंट से एवरीवन इज बैड या एवरीवन इज राइट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गलत फाइलिंग कर देते हैं, वहाँ पे मसले आते हैं। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस एफबीआर की तरफ से मेरे हिसाब से इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आप अपनी मॉनिटरिंग करो कि आपको कोई नोटिस आया है। एक चीज़ ये की जा सकती है कि अब जैसे उन्होंने नंबर जो है फ़ोन नंबर वो हमेशा टैक्स पेयर का ही होगा। एनआईसी के साथ नंबर लिंक होना मैंडेटरी है, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में। तो एक एसएमएस भी जा सकता है कि आपको एक नया नोटिस आया, आप ईमेल पे चेक कर लो या पोर्टल पे चेक कर लो। बहुत बड़ा एसएमएस ना हो, छोटा सा एसएमएस। कॉल जा सकती है, कॉल जा automatic call सकती हो है, या एसएमएस चला जाए। सिर्फ एसएमएस तो बंदा फ़ोन खोल के देख ही लेगा ना, कॉल कि आप पोर्टल खोल के चेक कर लो आपको नोटिस आया हुआ है। ये एक ऐसे स्टेप है, ईजी स्टेप है जो टैक्स पेयर की भी अवेयरनेस बढ़ाएगा। टैक्स पेयर को पता चल जाएगा, वो अपने जिस कंसल्टेंट से उसने फाइलिंग करवाई थी उसी को कॉल कर देगा, यार देखो तो ये कुछ मैसेज आया, नोटिस तो नहीं है कोई, सही सही किस चीज़ का है मुझे बताओ देख के। अभी तो टैक्स पेयर को पता ही नहीं चलता। ईमेल इज़, अगर आप एक रेगुलर ईमेल यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो अलग बात है, बट नॉर्मली एक इंडिविजुअल बंदा बार बार ईमेल खोल के चेक नहीं करता। जीमेल की हद तक वो मोबाइल पे कनेक्टेड होती है, ईमेल फ़ौरन रिसीव हो जाती है, उसमें नोटिफिकेशन बंद कर रखी होती है हम लोगों उसमें ने। भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस बंद करके रखते हैं, या दूसरी ईमेल ऑल्टरनेट आईडी दी हुई होती है जो इतनी यूज़ में नहीं होती, तो वो नहीं चेक कर रहा होता बंदा। फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है, दिस इज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो डेली में चेक हो रही होती है। नोटिफिकेशन आता है, बंदा फ़ौरन चेक करता है उठा के फ़ोन। तो अब उस पर नोटिस आना चाहिए, या उस पर एक एटलीस्ट इंटीमेशन आ जाए कि आपको कोई नोटिस आया है, आप चेक कर लो। मैं ये भी नहीं कहता कि नोटिस की डिटेल्स आए, जैसे ईमेल पे आती है कि इस सेक्शन के अंडर नोटिस आए, वो भी ना आए, सिर्फ एक आ जाए चेक योर पोर्टल नोटिस आया हुआ है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। उससे बेसिकली कम्युनिकेशन बेहतर होगी। आपका मानना है ये एफबीआर के साथ ज़्यादा मसाइल यूज़र के चल रहे हैं वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से चल रहे हैं, वरना एफबीआर बिजनेस को बड़ी प्रॉपर्ली हैंडल कर रहा है और उसके जो रिलेशनशिप है individual अगर आप taxpayer से उनके भी साथ डिस्कस करने जाते तो दे डू रिस्पॉन्ड टू यू, बट मसला ये कि यहाँ तो डिस्कशन ही नहीं होता। सालों तक रिमाइंडर्स आते रहते, डिस्कशन ही नहीं वन होता, साइडेड चल रही होती है वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है। अब जब फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक एक वन साइडेड कम्युनिकेशन हो गई तो एक फ्रस्ट्रेशन एफबीआर की साइड, कमीशन की साइड से भी कि हम इतने नोटिस भेज रहे फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा। एफबीआर को तो नहीं पता कि अगले को नोटिस का पता ही नहीं है। अच्छा, रिसेंटली अभी जिस केस का हम तस्करा कर रहे थे उसके अंदर केस ऐसे बिल्ड हुआ था कि एक साहब फरमा रहे थे कि वल्ला आलम को शायद नोटिस आए हैं, और नोटिस आने के बाद कुछ हुआ मामला ऐसा है कि उनके डायरेक्ट पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो गए और उनको प्रॉपर्ली सुना नहीं गया, शायद वो कोर्ट में लेके चले गए। फिर सुनने में ये भी आता है कि जब रिफंड में मामला चला आता है तो वो तो फिर बहुत ही कोई लंबा प्रोसेस है, एक बार पैसे गए तो गए, फिर वो एक बहुत लंबी प्रैक्टिस है रिफंड के अंदर जाएंगे तो। अगर इनिशियल 2-3 दिन के अंदर कोई एक्शन हो गया तो जल्दी आ जाता है, अदरवाइज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इवन छोटे रिफंड्स भी बहुत टाइम लेते हैं। अगर आपका जेन्युइन नॉर्मल रिफंड है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एफबीआर ने कोई डिडक्शन किया, आपने पूरे साल में एक सैलरीड इंडिविजुअल है उसके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस कट रहे हैं, कार्ड की पेमेंट्स पे टैक्स कट रहा है, बैंक टैक्स काट रहा है, सैलरी पे टैक्स कट रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 बनती थी, कट 11,000 गए,
अब आप उस 1,000 रुपये का रिफंड क्लेम कर लें, उसमें भी 6-7 महीने लग जाते हैं। वो मिलता है? मिलता है। अच्छा, मिल जाता है। हाँ, ओह, मेरे एक दोस्त भी हैं और फॉर्मर कोलीग भी है, उनका लास्ट ईयर 11,000 का रिफंड बन रहा था। सही। उन्होंने उस रिफ़ंड के लिए पहले आरटीओ में कांटेक्ट किया, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, रिफ़ंड की रिक्वेस्ट पोर्टल के थ्रू डाली। फिर उन्होंने टैक्स का भी एक मोहतसिब है, ओम्बुड्समैन है, वहाँ पे कांटेक्ट किया। फिर टैक्स के मोहतसिब ने आरटीओ को इंटीमेशन दी कि भाई आपने अभी तक इनका रिफ़ंड क्यों नहीं प्रोसेस किया। फिर वो एक हेयरिंग रखी गई जिसमें मोहतसिब के अंदर हमारे कोलीग भी गए, आरटीओ का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। फिर उन्होंने एक सेकंड रिमाइंडर भेजा कि भाई अगर अगले तक आपने नहीं आया तो हम वन साइडेड फैसला कर देंगे और इनका रिफ़ंड अप्रूव करवा देंगे। फिर अगली बार आरटीओ का बंदा आया, फिर मल्टीपल चैनल से होते होते 8-9 महीने के बाद जाके उनको वो 11,000 का रिफ़ंड मिला। मेरे हिसाब से 11,000 से ज़्यादा उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर लिए होंगे उस टाइम तक। तो देयर इज़ अ प्रोसेस बट अ वेरी लेंदी प्रोसेस, रेड टेप बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। अच्छा, मुझे उम्मीद है, मतलब झूठ टनल की दूसरी साइड पर रोशनी है, मिल भी जाते हैं लोगों को। ये अभी रिसेंटली मेरे एक कोलीग से बात हो रही, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ये रिफंड एफए की तरफ निकलता मिलता नहीं है, बट चले, इट्स मिल गुड। जाता है बट यू नीड टू फॉलो अप अ लॉट। बहुत बहुत लंबी एक प्रैक्टिस से गुजरना हाँ। पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आजकल एआई की बहुत बात होती है, रिस्क मैनेजमेंट में भी बात होती है, तभी हम एफए की बात कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंसी हो गई या फिर कंसल्टेंसी इन जनरल हो गई। तो बिजनेसेस कितना इससे लेवरेज कर सकते हैं कि वो मिनिमम कंसल्टेंसी, स्टार्टिंग कंसल्टेंसी एआई टूल से ले लें, या फिर कंसल्टेंट कितना लेवरेज कर सकते हैं कि अपनी कॉस्ट रिडक्शन इंश्योर करें थ्रू एआई टूल्स? हमारे यहाँ एक मीडियम बिजनेस इस वक्त एआई टूल नहीं यूज़ कर सकता। हम्म। एआई टूल रिलाई करता है डाटा पे। जब तक आपका डाटा एटलीस्ट 90% एक्यूरेट नहीं है, एआई आपको कोई भी आउटपुट नहीं दे सकता। हमारे यहाँ बिजनेसेस का डाटा ऐसा है कि अनलेस अ फिजिकल पर्सन इज देयर इंस्पेक्टिंग एवरी रिकॉर्ड, करेक्टिंग एवरीथिंग, कंपाइलिंग डाटा, एआई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जाते हैं, पूरे पूरे साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक फाइल होती है जिसमें 6 पेज लगे हुए होते हैं। अब उन 6 पेजेस को एआई कैसे एनालाइज करेगा? हाँ, एक थोड़ा सा जहाँ पे कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो, जहाँ पे डाटा को मेंटेन किया जा रहा हो, वहाँ पे फिर उस डाटा पे एनालिटिक्स लगाने के लिए एआई यूज़ किया जा सकता है। एआई टूल्स यूज़ करके कंसल्टिंग ली जा सकती है जहाँ पे एक फिजिकल पर्सन की आपको ज़रूरत ना पड़े। बट जब आप मीडियम या स्मॉल बिजनेसेस पे आएंगे, वहाँ पे इस वक्त हमारे यहाँ ये यूज़ नहीं हो सकता। ठीक ठीक ठीक। अभी हमने स्टार्ट के अंदर बात करी ऑडिट की, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट्स की बात करी। आपने तो इंटरनल ऑडिट अभी देखने का आपको मौका मिला, एक्सटर्नल ऑडिट का भी एक एक्सपोजर रहा है, तो वहाँ बहुत सारी रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। व्हाट डू यू थिंक कि एआई उसको ऑटोमेट करके ख़त्म कर सकता है? इसमें ज़ाहिर सी बात है, पहले 10-10, 15-15 लोगों की टीम जाके क्लाइंट पे बैठती थी, बट अब शायद एआई की मदद से, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेटिव कहते हैं वर्किंग पेपर्स होते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली वर्किंग हम रेप्लिकेट ही कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू डाटा जो क्लाइंट की तरफ से मिलता है। तो एआई को तो डाटा प्रोवाइड करें, वो हमसे बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्यूरेट डाटा रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि क्या एआई जो है वो अकाउंटिंग प्रोफेशन को रिप्लेस कर देगा, या अकाउंटेंट को रिप्लेस कर देगा, या ऑडिटर को रिप्लेस कर देगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एआई विल नॉट रिप्लेस एवरी ऑडिटर। ऐसे ऑडिटर को ज़रूर रिप्लेस कर देगा जो एआई यूज़ करना नहीं जानता या जो यूज़ करना सीख नहीं रहा इस वक्त। एआई एनालिटिक्स वाले पार्ट को डील कर सकते हैं जो ऑडिट के स्टार्ट में होते हैं, बट एंड ऑफ डे जो अकाउंट्स बन रहे हैं, ड्राफ्ट अप हो रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन है, उसकी बेसिस पे चेंजेस है, वहाँ पे एआई का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि एआई डायरेक्टली मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और उस कम्युनिकेशन की बेसिस पे रिजल्ट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। एआई को जो डाटा आपने दे दिया उसको वो एनालाइज करके उसकी बेसिस पे आपको ये गाइड कर सकता है कि कहाँ पे मसलों का चांस ज़्यादा है। इस वक्त हम ऑडिट के अंदर सिर्फ सैंपल्स लेते हैं, सही है, 10% सैंपल्स ले लिए, 5% ले लिया, जो भी थ्रेशोल्ड आया उस पर सैंपल्स ले लिए। एआई आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है, आप सारी की सारी एंट्रीज को असेस करवा सकते हैं, एक सैनिटी चेक लगवा सकते हैं, एब्सोल्यूट की तरफ जा सकते हैं, एब्सोल्यूट की तरफ जा सकते हैं, आप सैनिटी चेक्स लगवा सकते हैं। उसके अंदर ये होगा कि वो सारी एंट्रीज को एआई एनालाइज करके आपको बता सकता है कि दिस एंट्री सीम्स आउट ऑफ द ब्लू ड्यू टू डिस्क्रिप्शन और ड्यू टू अमाउंट और ड्यू टू नेचर ऑफ एक्सपेंस। पूरे महीने में सारी ट्रांजैक्शंस 10,000 से 20,000 के बीच में हुई, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जो अचानक से लाख रुपए की हो गई, एआई ने आपको निकाल के दी, ये एक ट्रांजैक्शन लगी। एनालिटिक्स वो पूरे जीएल पे रन कर सकता है। ऑब्वियसली अभी मैनुअली भी ये चीज़ की जाती है, एक्सेल में फिल्टर्स लगा के हम देख लेते हैं, बट उसमें मिस आउट होने का चांस ज़्यादा होता है, स्पेशली जो बड़े बिजनेसेस हैं जहाँ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें मिस आउट होती है। और जजमेंट अप्लाई नहीं हो सकती ना ऑब्वियसली हर ट्रांजैक्शन पे, वो तो जजमेंट अप्लाई कर देगा रियल टाइम। हाँ, तो वहाँ पे एआई यूज़फुल है, बट जो आपका एंड स्टेज है वहाँ पे एआई आई डोंट थिंक इट्स यूज़फुल तो राइट अगर नाउ। हम कहते हैं टीम का जहन में रखें,
जहाँ पार्टनर जो कि बिल्कुल एंड लेवल पे कम्युनिकेशन करता है, फिर मैनेजर, एएम, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, ये मेन पीपल होते हैं जो क्लाइंट से मेनली कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट लेवल पर। बाकी जो 10-15 लोगों की टीम होती है जैसे वर्किंग पेपर बनाती है, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। वो रिड्यूस दो चीज़ है इसके अंदर, या तो फर्म रिड्यूस कर लें या फिर फर्म अपना क्लाइंटेल बढ़ा ले। हाँ, वो यहाँ पे तो स्केलेबिलिटी की बात आ जाती है। एआई को यूज़ करते हैं, वही टीम पहले जो 10 क्लाइंट्स को टैकल कर रही थी अब 20 क्लाइंट्स को टैकल कर। हाँ, या फिर अदर वर्ड्स में ये कह लें कि एक जॉब करने के लिए पहले 15-20 लोग रिक्वायर्ड थे, अब वो 10 लोग चाहिए। अब 10 लोग चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है। सही है। तो इट मीन्स कि एआई जो हमारी जॉब पोजीशंस हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बना के, ऑब्वियसली जो एक जॉब करने वाले 10 लोग रिक्वायर्ड होते थे अब शायद 5 लोग आने वाले टाइम में बट रिक्वायर्ड। मेरा इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव भी है। जब आपकी टीम छोटी हो रही है, या लेट से अब 20 लोग जो हैं पहले 20 क्लाइंट्स देख रहे थे, अब 40 देख रहे हैं, तो आपकी पर क्लाइंट की कॉस्टिंग भी कम हो गई। जब आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, आपका मार्जिन आप उतना ही रखो, भले आई वुड से उतना ही रखो, बट एंड जो क्लाइंट को कॉस्ट पड़ रही है वो भी कम हो जाएगी, विच मीन्स यू कैन टारगेट अ लार्जर ऑडियंस जो अभी तक आपकी सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब आप अपनी सर्विसेज उनको भी पिच कर सकते हो क्योंकि आपकी कॉस्टिंग लिमिटेड होगी। मगर इसके अंदर एआई की कॉस्टिंग बढ़ भी तो रही होगी। एआई भी कोई इतना कोई सस्ती चीज़ नहीं है, वो तो अभी एआई बबल में हम जी रहे हैं। इतनी सस्ती नहीं है फिलहाल, तो सस्ती है, वो तो फिलहाल है ना, इवेंचुअली इतनी वो सस्ती तो नहीं होगी, इवेंचुअली में। बट जो बिजनेस अच्छा स्केल करने की मार्जिन रखता है उसके लिए फिर भी एडवांटेजियस पोजीशन हो। हाँ, ये है कि वो अपने क्या कहते हैं अपने एआई मॉडल्स बना लें लोकल, तो मेरे ख्याल ज़्यादा कॉस्ट बना इफेक्टिव रहे होगा। हाँ, बिग बना फोर रहे तो बना रही है, हैं। बिग फोर तो अगेन एसएमई की सर्विस प्रोवाइडर नहीं है ना, बट दे कैन देन टारगेट दे कैन एसएमईज। क्या दे जब कुड। उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी दे कैन टारगेट एसएमईज, यही मैं बात कर रहा हूँ। छोटी फर्म्स तो ऑलरेडी एसएमईज को ही टारगेट कर रही है, वो तो इस वक्त एआई टूल्स पे इतना रिलाई करेंगी भी नहीं क्योंकि उनका स्टाफ भी ऐसा नहीं है जो एआई टूल्स पे रिलाई कर सके। ठीक है, बड़ी फर्म्स ही टारगेट कर रही है इस वक्त एआई के यूजेज को, तो बड़ी फर्म्स पे छोटी मार्केट में भी एंट्री करना शुरू कर देंगी व्हेन दे गेट एफिशिएंट इनफ। सही है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये बहुत क्या कहते हैं मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हासिल हो गई तो ज़ाहिर सी बात है। फिर एक और मुझे मसला दिखता है कि छोटी फर्म को ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ज़ाहिर से, जब बड़े प्लेयर्स उनसे कम्पीट कर रहे होंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये इशू उनको उनको फिर फ्यूचर अपनी में प्राइसेस भी रिकंसिडर करनी पड़ेंगी। वो प्राइस कैसे रिकंसिडर करेंगे, वो तो पहले ही बेचारे स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने वाला है। हाँ ठीक है, चले आप, मुझे तो माशाल्लाह से आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।